आपका संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। लास्ट क्लास में आपने वायुमंडलीय दाब और जलवाष्प दाब के अंतर को समझने के साथ ये भी समझा कि किस प्रकार ऊंचाई के साथ तापमान, पृथ्वी की घूर्णन और जलवाष्प की मात्रा वायु दाब के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करते हैं। आपने ये देखा कि तापमान और वायु दाब में अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन साथ में आपने यह भी समझा कि यदि तापमान वायु दाब को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता, तब ऐसी स्थिति में विस्तृत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाने पर औसत तापमान में कमी आने के कारण वायु दाब में होने वाली वृद्धि से अत्यधिक तापमान वाले विस्तृत रेखीय क्षेत्र में निम्न वायु दाब का विकास होता और निम्नतम तापमान वाले ध्रुवीय प्रदेश में उच्च वायु दाब के क्षेत्र का विकास होता, जिससे इस पृथ्वी की सतह पर केवल 3 ही तापीय जनित वायु दाब कटिबंधों का विकास होता, जबकि वास्तव में पृथ्वी की सतह पर 3 वायु दाब की पेटियों की जगह 7 आदर्श वायु दाब की पेटियों का विकास होता है। आप इसे ध्यान में रखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो यह भी ध्यान में रखना है कि जहाँ कहीं पर भी किसी भी समय यदि वायु का आरोहण होता है तो वहाँ वायु की सघनता में कमी आने के कारण निम्न वायु दाब का विकास होता है। अगर यदि सतह पर निम्न वायु दाब के क्षेत्र का विकास होता है तो क्षोभ मंडल की ऊपर की परतों में उच्च वायु दाब का विकास होता है। वहीं पर यदि जहाँ भी पृथ्वी की सतह के किसी भी क्षेत्र में वायु का अवरोहण होने के कारण वायु की सघनता में वृद्धि होती है, वहाँ उच्च वायु दाब का विकास होने के साथ क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में निम्न वायु दाब का विकास होता है। ये कुछ ऐसी मौलिक बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के क्रम में यदि आप अब तक डिस्कस किए गए टॉपिक को देखेंगे तो वायु दाब के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के प्रभाव के कारण ही पृथ्वी की सतह पर 7 आदर्श वायु दाब की पेटियों का विकास हुआ है। यानी यदि आपसे कोई वायु दाब कटिबंध के मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए कहे तो आप कह सकते हैं ना कि पृथ्वी की सतह पर उच्च और निम्न वायु दाब की पेटियों के रूप में 7 आदर्श वायु दाब की पेटियों का या कटिबंध का विकास हुआ। या दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर तापमान के साथ पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव के कारण 7 आदर्श वायु दाब की पेटियों का विकास हुआ है। और उसके बाद आप एक एक करके विस्तृत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब कटिबंध यानी उच्च वायु दाब की पेटी के साथ उपध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंध यानी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और ध्रुवीय उच्च वायु दाब के क्षेत्र को स्पष्ट कर सकते हैं। यानी यदि प्रेशर बेल्ट पर आपसे प्रश्न किया जाता है और टिप्पणी लिखना हो तो प्रेशर बेल्ट को स्पष्ट करते समय 7 आदर्श वायु दाब की पेटियों में 1, 2, 3, 4 जो ये 4 प्रेशर बेल्ट हैं, जिसे आप किसी एक गोलार्ध के संदर्भ में देख रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ समझिए, यदि आप प्रेशर बेल्ट के टाइप्स को स्पष्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके विस्तार को बताना होगा। जैसे कि विस्तृत रेखीय निम्न वायु दाब कटिबंध का विस्तार 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक होता है। उसके बाद आप विस्तार के बाद इसकी उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट कर सकते हैं कि आखिर इन वायु दाब की पेटियों का विकास कैसे होता है। जैसे कि विस्तृत रेखीय निम्न वायु दाब कटिबंध का विकास अत्यधिक तापमान के कारण संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु के आरोहण से होता है। उसी प्रकार लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ या साउथ अक्षांशीय प्रदेश के मध्य में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब कटिबंध का विकास होता है। तो विस्तार बता दिया। फिर कहेंगे पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से या पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न सेंट्रिपिटल फोर्स के प्रभाव से जब उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वायु का अवरोहण होता है तो सघनता में आने वाली कमी के कारण उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब कटिबंध का विकास होता है। उसके बाद सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की अगर बात हो तो कहेंगे कि उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब कटिबंध से चलने वाली गर्म वायु और ध्रुवीय उच्च वायु दाब के क्षेत्र से चलने वाली ठंडी वायु का
उपध्रुवीय क्षेत्र में अभिसरण के बाद आरोहण के कारण ही उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध का विकास होता है। उसके बाद किसकी बात करेंगे कि ध्रुवीय क्षेत्र में अत्यंत कम तापमान होने के कारण जब ठंडी हवा सतह पर बैठती है तो उच्च वायुदाब के क्षेत्र का विकास होता है। यानी विस्तार के साथ उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट करके आप टाइप्स को यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं। यहीं पर एक निष्कर्ष के रूप में स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर 7 आदर्श वायुदाब की पेटियों में उपोष्णकटिबंधीय, उच्च वायुदाब और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब यांत्रिकी जनित वायुदाब कटिबंध है, जबकि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब तापीय जनित वायुदाब कटिबंध के उदाहरण हैं। यहाँ टाइप्स को आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ के बाद से टिप्पणी में को अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो आगे कंक्लूजन के रूप में आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध के मध्य जो हवाएं चलती हैं, जिनकी वर्ष भर एक निश्चित दिशा होती है, उसे ही भूमंडलीय पवन कहते हैं। यानी इस वायुदाब कटिबंध के कारण ही एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन होता है। वायुमंडलीय परिसंचरण की क्रियाविधि के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। ध्यान रखिए, इसे एक्सप्लेन करने की बजाय आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर वायुदाब कटिबंध का विकास होने के कारण ही उच्च वायुदाब कटिबंध और निम्न वायुदाब कटिबंध के मध्य वायु के चक्रीय प्रवाह से वायुमंडल में परिसंचरण होता है, जो मौसम में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद यहाँ तक आप लिखकर आगे फर्दर अगर प्रेशर बेल्ट को इलैबोरेट करना हो तो आप यहाँ पर बातें करेंगे कि जो प्रेशर बेल्ट है इसका पोजीशन फिक्स नहीं होता है। आगे इसके बारे में अभी आपको डिटेल में समझना है, क्योंकि अभी डिस्कशन का मेन टॉपिक है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। लेकिन उसके पहले जो लास्ट तक यानी लास्ट क्लास तक जो आपने टॉपिक को तैयार किया है उसी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है, और तभी आप नेक्स्ट टॉपिक से इसका लिंक बना पाएंगे। तो लास्ट क्लास तक की बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो आप पहले से यह जानते हैं कि जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यानी जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, वहाँ प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा की प्राप्ति सबसे अधिक मात्रा में होती है। इसलिए वहाँ का तापमान अन्य किसी भी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है, और सर्वाधिक तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली समताप रेखा को तापीय विषुवत रेखा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि थर्मल इक्वेटर तापीय विषुवत रेखा का प्रेशर बेल्ट से संबंध होता है, और तापीय विषुवत रेखा का यदि संबंध सर्वाधिक तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली समताप रेखा से है, तो जहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है वहीं संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु का आरोहण होने के कारण विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध का विकास होता है। तो कहीं ना कहीं तापीय विषुवत रेखा का विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इक्विनॉक्स के समय यानी विषुवों के समय अर्थात मार्च या सितंबर के समय जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, तब वहाँ तापीय विषुवत रेखा के होने के साथ विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध का विकास होता है। तो जो आप डायग्राम बनाएंगे विस्तार को दिखाने के लिए, और जो आप वहाँ कह रहे हैं आइडियल प्रेशर बेल्ट है, तो आपने क्या कहा कि यह जो डायग्राम है वो इक्विनॉक्स के समय का है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि ग्रीष्म अयनांत के समय जब सूर्य की लंबवत किरणों का विषुवत रेखा से उत्तर की ओर विस्थापन होता है, तो तापीय विषुवत रेखा के साथ विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध का भी विस्थापन होता है, जिससे अन्य वायुदाब की पेटियों का भी उत्तरायन होता है। इसी प्रकार शीत अयनांत के समय यानी सितंबर से दिसंबर के मध्य में जब सूर्य की लंबवत किरणों का विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर विस्थापन होता है, तब तापीय विषुवत रेखा के साथ विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध का भी दक्षिण की ओर विस्थापन होता है, जिससे वायुदाब की पेटियों का भी दक्षिणायन होता है। तो यहाँ एक लाइन में क्या लिखना होगा कि तापीय विषुवत रेखा के साथ विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध का
विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर विस्थापन होने के कारण वायु दाब की पेटियों की सापेक्ष स्थिति में भी परिवर्तन होता है। यहाँ पर ले जाकर आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या है, यानी दाब कटिबंध का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से क्या संबंध है, एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन होने से मौसम में कैसे परिवर्तन होता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का भूमंडलीय पवनों से क्या संबंध है, प्रेशर बेल्ट का शिफ्टिंग कैसे होता है, इन सारी बातों को अब आगे हमें समझना है। तो देखिए, क्वेश्चन के संदर्भ में आपके सामने एक फ्रेमिंग है, तो जब इस पर क्वेश्चन पूछे तो लिखना, इसे महत्व देना। मेन आंसर का जो केंद्र बिंदु होगा वो टाइप्स, स्टार्टिंग होगा मीनिंग से, यानी वायु दाब के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के सम्मिलित प्रभाव से जो दाब कटिबंध का विकास होता है वहाँ से, और कंक्लूजन होगा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की इस 2 लाइन से। तो चलिए, जो डिस्कशन का मेन टॉपिक है वह है सामान्य, जनरल यानी सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके पहले तक मुख्य रूप से आपने 3 टॉपिक को तैयार किया है, तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता और वायुमंडलीय दाब। और 3 जो फंडामेंटल्स टॉपिक थे जिसको हमने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में क्लियर किया था कि फंडामेंटल्स लेवल पे आपको तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता और वायु दाब के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है और उसे ही ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना है। तो जो मेन टॉपिक है, बेसिक के बाद अगर हम टॉपिक पर आएँ तो वह है सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण। इसी के अंतर्गत अब आने वाले हर टॉपिक जो है शामिल हो जाएंगे। तो पहले हमें यह समझना है कि आखिरकार सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण से हम क्या समझते हैं, यानी इसका तात्पर्य क्या है। इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया कि हम इसके पहले मीनिंग को बताएंगे, साथ में हम सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण के उत्पत्ति के मूल कारण को स्पष्ट करेंगे कि आखिर एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन का मेन कॉज क्या है। उसके बाद इसका मौसम में परिवर्तन से क्या संबंध है, ये भूमिका के रूप में लिख सकते हैं। तब उसके बाद अगर सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण के मेन टॉपिक पर आएंगे तो सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि वो कौन कौन से कारक हैं जो वायुमंडलीय परिसंचरण को निर्धारित करते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जिसके अंतर्गत आपको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी वायु दाब प्रवणता बल, ग्रेडियंट को हिंदी में प्रवणता कहते हैं, तो वायु दाब प्रवणता बल को ध्यान में रखकर यह समझाना है कि इसका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से क्या संबंध है। उसी प्रकार फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल का इससे क्या संबंध है, कॉरियोलिस बल का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से क्या संबंध है। इसी प्रकार सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल का इस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से क्या संबंध है। ध्यान रखिएगा, जब अगर आपसे प्रश्न करें कि सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण से आप क्या समझते हैं, तो वहाँ पर आपको इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट करना है कि वायुमंडल में जो परिसंचरण होता है वह क्यों होता है या कैसे होता है। उसके बाद ही जब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तो ये प्रश्न उठेगा कि आखिर सामान्यतः वायुमंडल में जो परिसंचरण होता है तो एक पवन, दूसरा वायु तरंग, तीसरा भूविक्षेपी पवन जिसको जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं, और चौथा साइक्लोनिक चक्रवातीय प्रवाह, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और प्रति चक्रवातीय प्रवाह, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो ध्यान दीजिए, जैसे आप यहाँ एंड करेंगे कि इन सभी कारकों के सम्मिलित प्रभाव से वायुमंडल में इतने प्रकार से वायु में गति यानी वायु में गति उत्पन्न होती है। ये एक सामान्य विशेषता है जो
ऊष्मा के स्थानांतरण के साथ मौसम में होने वाले परिवर्तन का संबंध, यानी मौसम में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। जब इतनी बातों को लिख देंगे तो एक प्रश्न का जवाब मिल गया, सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण से आप क्या समझते हैं। अब इसको लिखने के साथ जब आप इसके नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कहेगा कि उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, यानी वायुमंडल में परिसंचरण कितने प्रकार से होता है, यह मेन टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, आप कहेंगे, आप कह रहे थे तापमान भी इम्पॉर्टेंट है, दाब भी है। तो तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता और वायु दाब इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं क्योंकि वो फंडामेंटल्स टॉपिक है। उनकी समझ जितनी बेहतर होगी उतना ही आने वाले टॉपिक को तैयार करना आसान होगा। जितना फाउंडेशन आपका मजबूत होगा, बिल्डिंग उतनी ही ऊंची आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा, और वो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसमें एक प्रकार का अस्थायित्व भी रहेगा। इसलिए हमेशा तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब को रिवाइज करते हुए आपको इस टॉपिक पर फोकस करना है। अब देखिए, प्राइमरी यानी प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत प्लैनेटरी विंड्स यानी भूमंडलीय पवनों को और जेट स्ट्रीम को शामिल किया जाता है। अब आप प्रश्न करेंगे कि प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है। तो ध्यान रखिएगा, वायु दाब कटिबंध के कारण, यानी उच्च और निम्न वायुदाब कटिबंधों के कारण जो वायुमंडल में परिसंचरण होता है, जिसका ग्लोबल लेवल पर प्रभाव होता है, उसे हम प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत रखते हैं। यानी प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का संबंध वायु दाब कटिबंध से है। इसका संबंध ग्लोबल स्तर पर होने वाले प्रभाव या परिवर्तन से। अब ध्यान दीजिए, वही द्वितीयक यानी सेकेंडरी वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत साइक्लोन, जिसे हिंदी में लोग चक्रवात कहते हैं, जैसा भी हमने आपको मेंशन किया, एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात और मानसून से है। द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत उन्हें रखते हैं जिसका विकास उच्च या निम्न वायुदाब के केंद्र से होता है, यानी जिसके विकास का संबंध या उत्पत्ति का संबंध उच्च या निम्न वायुदाब के केंद्र या क्षेत्र से होता है। आप कहेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वहाँ दो अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित जब उच्च या निम्न वायुदाब के क्षेत्र का विकास होता है तो उसे हम दाब कटिबंध कहते हैं, और जब किसी स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण कहीं का वायुदाब अधिक हो जाता है और कहीं का वायुदाब कम हो जाता है, और वह उच्च या निम्न वायुदाब का केंद्र उच्च यानी अधिक या कम समदाब रेखाओं, उच्च या निम्न वायुदाब की समदाब रेखाओं से घिरा होता है, तो उसे हम सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अंतर्गत रखते हैं। जैसा कि वायुदाब के टॉपिक को डिस्कस करते समय हमने बताया था कि पृथ्वी की सतह पर वायुदाब के वितरण में केवल ऊर्ध्वाधर ही नहीं बल्कि क्षैतिज विभिन्नता भी देखने को मिलती है। कहीं उच्च वायुदाब के केंद्र तो कहीं निम्न वायुदाब के केंद्र का विकास होता है, तो कहीं उच्च वायुदाब का विस्तार निम्न वायुदाब के क्षेत्र में हो जाता है, तो कहीं निम्न वायुदाब का विस्तार उच्च वायुदाब के क्षेत्र में हो जाता है। तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि दो उच्च वायुदाब और दो निम्न वायुदाब के बीच में एक समदाब क्षेत्र यानी कॉल का विकास हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वायुमंडल में परिसंचरण होता है तो उसे द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए, तृतीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत स्थानीय हवाओं या स्थानीय पवनों को रखते हैं, लोकल विंड्स को, जिसका संबंध लोकल या स्थानीय स्तर पर वायुदाब में होने वाले परिवर्तन से। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको सिर्फ टॉपिक का फ्रेमिंग बता रहा हूँ, एक फ्रेमवर्क दिमाग में तैयार कर रहा हूँ कि अब हम लोग जो आगे बढ़ने वाले हैं तो उसमें सबसे पहले हमें
यह समझना है कि एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन होता है वह क्यों होता है और सामान्यतः एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और उसके बाद फिर हमें यह विचार करना है कि जो एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन होता है वह कितने प्रकार से होता है। तो एक एक करके हम सभी के बारे में विचार करेंगे। और यह जो टॉपिक है भूमंडलीय पवनों का, तो पहले हम ये देखेंगे कि वायु दाब कटिबंध का भूमंडलीय पवनों से क्या संबंध है। और तब हमारा एक लिंक बन जाएगा कि ताप कटिबंध का वायु दाब कटिबंध से, वायु दाब कटिबंध का पवन कटिबंध से क्या रिलेशन है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि आखिरकार वायुमंडलीय परिसंचरण जो है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जैसा अभी वर्ड सामने था कि ये वायुमंडलीय परिसंचरण है क्या। तो इसके शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा। वायुमंडल का मतलब यहाँ कहें तो वायु का, यानी वायुमंडल में वायु, मास ऑफ एयर के लिए वर्ड यूज किया था वायु राशि। वायु राशि के चक्रीय प्रवाह का संबंध वायुमंडल के परिसंचरण से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, परिसंचरण का शाब्दिक अर्थ है साइक्लिक मूवमेंट, चक्रीय प्रवाह। तो अगर आपसे कहा जाए कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को कैसे आप समझते हैं, क्या है, तो कहेंगे वायुमंडल में वायु राशि के चक्रीय प्रवाह को ही वायुमंडलीय परिसंचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वायुमंडलीय परिसंचरण का तात्पर्य वायुमंडल में वायु राशियों के चक्रीय प्रवाह से है। अब ध्यान दीजिए, इस चक्रीय प्रवाह में वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं, और वहीं वायु के ऊर्ध्वाधर प्रवाह को वायु तरंग कहते हैं, वेयर करंट कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो एक लाइन में आपने क्या एक्सप्लेन किया कि वायुमंडलीय परिसंचरण का तात्पर्य वायु राशि के चक्रीय प्रवाह से, फिर इस चक्रीय प्रवाह को स्पष्ट कर देना ऐसे कि पवन और वायु तरंग किसे कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार वायुमंडल में वायु राशियों का चक्रीय प्रवाह क्यों होता है, इसका मौसम में होने वाले परिवर्तन से या वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन से क्या संबंध है। तो ध्यान दीजिए कि वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण ही, यानी वायुमंडल में वायु राशियों के चक्रीय प्रवाह के कारण ही ऊष्मा एवं आर्द्रता का विभिन्न अक्षांशों के मध्य स्थानांतरण होता है। तो ध्यान दीजिए, ऊष्मा एवं आर्द्रता का विभिन्न अक्षांशों के मध्य स्थानांतरण होने के कारण ही मौसम में परिवर्तन के साथ अक्षांशीय तापीय संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपने अगला लाइन कैसे एक्सप्लेन किया कि वायुमंडल में परिसंचरण से क्या होता है। क्योंकि भूगोल में पहले हम प्रभाव देखते फिर कारण को खोजते हैं। तो प्रभाव के रूप में आपने क्या देखा, वायुमंडल में परिसंचरण के कारण ही ऊष्मा एवं आर्द्रता का विभिन्न अक्षांशों के मध्य स्थानांतरण होने पर मौसम में परिवर्तन के साथ अक्षांशीय तापीय संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी प्रभाव देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि यदि पृथ्वी की सतह पर
तापमान के वितरण में स्थानिक विभिन्नता नहीं होती, यानी पृथ्वी की सतह का डिफरेंशियल हीटिंग के कारण, विभिन्न ऊष्मन के कारण तापमान के वितरण में अंतर नहीं होता, तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। तो जब ऊष्मा का स्थानांतरण ही नहीं होता तो वायुमंडल में परिसंचरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं प्रभाव को देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न ऊष्मन, डिफरेंशियल हीटिंग, विभिन्न ऊष्मन के कारण तापीय परिवर्तन या तापमान में परिवर्तन से वायु दाब में होने वाले परिवर्तन के कारण ही, ध्यान दीजिएगा क्या इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, डिफरेंशियल हीटिंग के कारण जब तापमान में परिवर्तन होता है तो तापमान में परिवर्तन ही वायु दाब में होने वाले परिवर्तन का मुख्य कारण है, और वायु दाब में परिवर्तन के कारण ही वायुमंडल में परिसंचरण होता है। अब अगला प्रश्न उठता है कि भाई वायुमंडल में परिसंचरण का संबंध वायु दाब में होने वाले परिवर्तन से कैसे है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें वायुमंडलीय परिसंचरण की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करना पड़ेगा। और जैसा कि अभी आपने देखा कि वायुमंडलीय परिसंचरण की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक है दाब प्रवणता बल। तो पहले हमें यह देखना होगा कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का इससे क्या संबंध है, उसके बाद हमें अदर फैक्टर्स पर विचार करना होगा। तो चलिए अब यह समझिए कि यदि हम नेक्स्ट पार्ट में आए और वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कारक पर विचार करें, तो पहला कारक है दाब प्रवणता बल। तो ध्यान दीजिए, वायु दाब में अंतर से यानी प्रेशर डिफरेंस, तो वायु दाब में अंतर से उत्पन्न बल को वायु दाब प्रवणता बल कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रवणता का मतलब ही होता है डिफरेंस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेडियंट। अब यहाँ आपके लिए समझना आवश्यक है कि यदि पृथ्वी की सतह पर तापीय विभिन्नता के कारण वायु दाब में अंतर नहीं होता तो इस वायु दाब प्रवणता बल की उत्पत्ति नहीं होती। तो एक क्वेश्चन का सीधा जवाब मिल गया कि वायु दाब प्रवणता बल के उत्पन्न होने का कारण, तो कहेंगे प्रेशर डिफरेंस, जिससे क्या स्पष्ट होता है कि समदाब क्षेत्र में यानी जहां प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है वहां वायु दाब प्रवणता बल शून्य होगा। अब दूसरी बात यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है कि वायु दाब प्रवणता बल में यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है वह बल एक सदिश राशि होता है। बल के कारण ही गति उत्पन्न होती है, यानी जहाँ गति हो रही है वहाँ बल कार्य कर रहा है, और बल सदिश राशि होने के कारण केवल किसी भी वस्तु की गति का ही कारण नहीं बनता है, बल्कि वह उस वस्तु की गति के साथ साथ उसकी दिशा को भी निर्धारित करता है। इसलिए वायु दाब प्रवणता बल वायु की गति के साथ वायु की दिशा को निर्धारित करता है। अब ध्यान दीजिए, तो कैसे एक्सप्लेन किए कि वायु दाब में उत्पन्न यानी वायु दाब में अंतर से उत्पन्न बल को वायु दाब प्रवणता बल कहते हैं, जो वायु की गति के साथ वायु की दिशा को निर्धारित करता है। तो अब अगला प्रश्न ये उठता है ना
कि आखिरकार वायुदाब प्रवणता बल का वायु की गति से क्या संबंध है। तो जैसा कि आप इसे भी स्कूल टाइम से ही पढ़ते आए होंगे कि गति की बात करें, अगर गति प्रभाव है और बल कार्य है तो इन दोनों का सीधा संबंध होता है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि वायु की गति का वायुदाब प्रवणता बल से सीधा संबंध होता है। यानी जैसे जैसे प्रेशर डिफरेंस बढ़ता जाएगा, वायु दाब प्रवणता बल के प्रभावशाली होने पर वायु की गति में वृद्धि होगी। अब सोचिए, हमेशा हम भूगोल में प्रभाव देखते हैं फिर कारण बताते हैं, तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वायु की गति में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वायु दाब प्रवणता बल का प्रभाव बढ़ रहा है। वायु दाब प्रवणता बल का प्रभाव बढ़ रहा है, इसका मतलब वायु दाब में अंतर बढ़ रहा है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा, हमेशा गति अधिक से कम की ओर होती है, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि वायु दाब प्रवणता बल की दिशा यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की होती है। तो जब वायुदाब प्रवणता बल की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होगी, तो इस कारण से आप क्या कहेंगे, वायु की दिशा भी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। तो अब ध्यान दीजिए कि वायुदाब प्रवणता बल वायु की गति के साथ वायु की दिशा को निर्धारित करता है। वायु की गति का वायुदाब प्रवणता बल से सीधा संबंध होता है, इसलिए दाब प्रवणता बल के प्रभावशाली होने के साथ वायु की गति में वृद्धि होती है। और वहीं वायुदाब प्रवणता बल की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होने के कारण वायु की दिशा भी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। अब प्रश्न उठता है कि इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि क्षैतिज वायुदाब प्रवणता बल के प्रभाव से पवन की उत्पत्ति होती है, यानी पवन की उत्पत्ति का कारण क्षैतिज वायुदाब प्रवणता बल के कारण होती है, यानी पीजीएफ के कारण होती है। और वहीं पर यदि आपसे कहा जाए कि वायु तरंग, तो कहेंगे वायु तरंग की उत्पत्ति ऊर्ध्वाधर वायुदाब प्रवणता बल के कारण होती है। अब यहाँ से प्रश्न ये उठता है कि क्या वायु की दिशा को केवल वायुदाब प्रवणता बल निर्धारित करता है? तो अब हमें कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को पृथ्वी की सतह पर अप्लाई करके, यानी इस सिद्धांत का पृथ्वी की सतह पर परीक्षण करके ही तो हम ये समझ पाएंगे कि वायुदाब प्रवणता बल के अलावा कहीं और अन्य कारक भी तो वायु की दिशा को निर्धारित नहीं करते हैं। तो अब यहाँ समझिएगा कि एक तो क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा, जब वायु में गति उत्पन्न होगी तो घर्षण बल के कारण, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या करेगा, वायु की गति के प्रभाव को कम करना चाहेगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यदि वायुदाब प्रवणता बल के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तो घर्षण बल के प्रभाव के कारण गति क्या होने लगती है, गति का प्रभाव कम होता है। अब यहाँ हमें नेक्स्ट पॉइंट पर आने के पहले ये समझना है कि उदाहरण के रूप में वायुदाब कटिबंध को लेना पड़ेगा, और वायुदाब कटिबंध को अब वायुमंडलीय परिसंचरण के संदर्भ में समझना है। तो देखिए, यदि पृथ्वी की सतह पर 7 आदर्श वायुदाब की पेटियों का विकास होता है, यानी विस्तृत रेखीय निम्न वायुदाब, इसके बाद उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय
उच्च वायुदाब। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब। तो अब यहाँ समझिए, 0 डिग्री के आसपास 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास का ये क्षेत्र है, 90 डिग्री नॉर्थ के आसपास। कैसी प्रकार, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ। ठीक है। अब यहाँ क्या इस डायग्राम को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो ये प्रेशर बेल्ट है, दाब कटिबंध है, ये अक्षांश रेखाओं के समानांतर है। यानी जो समदाब रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाओं के समानांतर है और इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर पहले वायुदाब में वृद्धि हो रही है, फिर कमी आ रही है, फिर वृद्धि हो रही है। अगर हम इस एक्स जोन की बात करें तो इस एक्स जोन का वायुदाब विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की अपेक्षा अधिक होगा और उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की अपेक्षा कम होगा। अभी तक के डिस्कशन से आप ये समझ चुके हैं कि वायु की दिशा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। क्यों होती है? क्योंकि दाब प्रवणता बल जो है उसकी दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। यानी ये जानना आपके लिए आवश्यक है कि पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, समदाब रेखाओं के लंबवत परपेंडिकुलर होता है और इसकी दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार यहाँ दाब प्रवणता बल की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यानी या तो उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। हमेशा डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, इसीलिए डायग्राम मैं ड्रॉ भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो आपको लगेगा कि आपको भी कॉपी में डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। जैसे डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा वैसे ही चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब यहाँ देखिए कि अगर आप इसको ड्रॉ करके प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को देख रहे हैं तो कहेंगे कि यदि दाब प्रवणता बल वायु की दिशा को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता, तब ऐसी स्थिति में वायु की दिशा दाब प्रवणता बल के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर होती, जबकि वास्तव में पृथ्वी की सतह पर वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में इस प्रकार से, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब प्रभाव देखा आपने, तो प्रभाव देखते ही आप क्या कहेंगे कि इसका मतलब कि दाब प्रवणता बल के अतिरिक्त अन्य कारक भी वायु की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो कैसे आप एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर की ओर आएंगे? तो आंसर क्या मिला कि यदि दाब प्रवणता बल वायु की दिशा को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता तो वायु की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर दाब प्रवणता बल के समानांतर उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर दिशा में होती, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है? तो ऐसा क्यों नहीं है, इसे समझने के लिए हमें इस पर विचार करना होगा। पृथ्वी की घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न विक्षेपक बल को कॉरियोलिस बल कहते हैं। तो अब यहां समझिए, पहला क्वेश्चन अगर आपके सामने बनता है या कोई आपसे ये प्रश्न करेगा कि कॉरियोलिस बल को विक्षेपक बल क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब है कि इस बल के कारण वायु की गति में कोई परिवर्तन, वायु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में
एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। तो अब यहाँ समझिए कि दो क्वेश्चन का आंसर मिला। एक तो इसे विक्षेपक बल क्यों नहीं, विक्षेपक बल क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे वायु की दिशा में परिवर्तन होता है, वायु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, इस बल के प्रभाव से वायु की दिशा में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो ये भी जवाब मिल गया कि उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। एकदम साधारण रूप में समझना हो तो सपोज कीजिए PGF है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, और घड़ी की सुई की दिशा ऐसे 12 बज रहा है, तो वायु की दिशा कैसे जाएगी, इसके ऐसे दाहिनी तरफ उत्तरी गोलार्ध में। अगर सपोज कीजिए ऐसे आपसे कहा गया कि ये PGF है, तो वायु की दिशा किधर हो जाएगी, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक उसी प्रकार अगर आपसे कहा गया कि ये PGF है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो वायु की दिशा किधर हो जाएगी, घड़ी की सुई की दिशा में। उत्तरी गोलार्ध की बात हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर ऐसे PGF है यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो वायु की दिशा कैसे रहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए अगर यह उच्च वायुदाब का केंद्र है, तो उच्च वायुदाब के केंद्र से हवाएं जब बाहर की ओर चलेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्लॉकवाइज हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि डायरेक्शन की भी समझ होनी चाहिए। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और यह वेस्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसके इधर आएंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट, इधर जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट, इधर आएंगे तो साउथ ईस्ट, इधर आएंगे तो साउथ वेस्ट। तो जो हवा दक्षिण से उत्तर की ओर जानी चाहिए वो किधर मुड़ जाएगी, उत्तर पूर्व की ओर। जो हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलनी चाहिए वो किधर मुड़ गई, दक्षिण पूर्व की ओर। जो हवाएं उत्तर से दक्षिण की चलनी चाहिए किधर मुड़ गई, दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ऐसे डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। अब प्रश्न उठता है, दूसरा प्रश्न करेगा कॉरियोलिस बल क्यों उत्पन्न होता है, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। बोलेंगे पृथ्वी की घूर्णन के कारण। यदि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करती तो कॉरियोलिस बल की उत्पत्ति नहीं होती, और अगर कॉरियोलिस बल की उत्पत्ति नहीं होती तो वायु की दिशा दाब प्रवणता बल के समानांतर उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर दिशा में होती। तो सोचिए, एक अगर आपको सिचुएशनल प्रश्न किया जाए तो उसका भी जवाब है कि यदि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करती तो पृथ्वी की सतह पर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली हवाओं की दिशा कैसे होती, तो कह देते ना कि दाब प्रवणता बल के समानांतर होती। अब यहाँ प्रश्न ये भी उठता है कि कॉरियोलिस बल, आखिरकार ये जो कॉरियोलिस बल है ये किस पर डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिए, कॉरियोलिस बल जो है इसका संबंध अगर इस फॉर्मूला को ले 2v साइन थीटा, तो यहाँ 2v में यह गति है और यहाँ जो साइन थीटा है इसे कहते हैं अक्षांशीय ज्या। लैटिट्यूडनल साइन। अब ध्यान दीजिए, जब मैंने आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में स्पष्ट किया था तो वहाँ पर आपको यह समझाने का कोशिश किया था कि अक्षांश एक कोणीय दूरी है, यानी जिसे हम पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर मापते हैं। तो यदि हम पृथ्वी के केंद्र से इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा को आधार मानकर कोणीय दूरी मापते हैं तो मैक्सिमम कोणीय दूरी कितना हो सकता है, 90 डिग्री नॉर्थ या मैक्सिमम 90 डिग्री साउथ। तो यहाँ जो ये अक्षांशीय ज्या है ये इस कोणीय दूरी को ही इंडिकेट कर रहा है। तो साइन 0 डिग्री से साइन 90 डिग्री तक की कोणीय दूरी है। साइन 0 डिग्री में का मतलब वैल्यू होता है 0 और 90 का वैल्यू होता है साइन 90 का 1। तो अब यहाँ समझिए कि इक्वेटर पर चाहे वायु की गति कितनी क्यों ही अधिक क्यों ना हो, अक्षांशीय ज्या 0 होने के कारण
यहाँ पर कॉरियोलिस बल 0 होगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। इसलिए अगर कोई आपसे प्रश्न करता है कि विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल 0 क्यों होता है, कहेंगे क्योंकि वहाँ अक्षांशीय ज्या 0 होता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं और हम वायु की गति को अभी कांस्टेंट मान चुके हैं, अभी हम सिर्फ किस पर विचार कर रहे हैं? इस पर विचार कर रहे हैं और इसे कांस्टेंट मान लिए हैं। तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर वो वैल्यू क्या होता जाएगा? 0 डिग्री से वैल्यू बढ़ता जाएगा और इसलिए ध्रुव पर अक्षांशीय ज्या अधिक होने के कारण कॉरियोलिस बल का प्रभाव भी सबसे अधिक होता है। इसलिए अगर कोई पोल पर जाए और आगे चलने का प्रयास करेगा तो अर्थ के रोटेशन के कारण वही वो गोल गोल घूमता रहेगा। अब सोचिए, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि हम अक्षांशीय ज्या को कांस्टेंट मान लें तो कॉरियोलिस बल का वायु की गति से सीधा संबंध होता है। यहां समझिएगा कि कॉरियोलिस बल के कारण वायु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कॉरियोलिस बल कभी भी वायु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनेगा, लेकिन वायु की गति में परिवर्तन के कारण कॉरियोलिस बल का प्रभाव अधिक और कम हो सकता है। तो जैसे जैसे वायु की गति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉरियोलिस बल का प्रभाव बढ़ता जाएगा। केवल यहाँ पर अपवाद क्या है? एक्सेप्शन है विषुवत रेखा 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर अक्षांशीय ज्या 0 होता है, ये एक्सेप्शन है, उसको छोड़कर ये अप्लाई कर सकते। तो सोचिए कि यदि आपसे कहा जाए कि किसी भी क्षेत्र में यदि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं की गति में वृद्धि हो रही है तो कहेंगे कॉरियोलिस बल के प्रभावशाली होने पर उसकी दिशा में विक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। अब अगर इस मैथमेटिक्स के फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो सपोज कीजिए ध्रुवीय उच्च वायुदाब के क्षेत्र से यदि कोई ठंडी हवा उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलेगी तो जहाँ से वो हवाएं चलेंगी वहाँ तो उसकी गति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। अपने पर भी अप्लाई करके समझ सकते हैं कि जब आप चलना स्टार्ट करेंगे तो जिस पॉइंट से आप चलेंगे वहाँ आपकी गति अधिक नहीं होगी, कुछ दूरी के बाद आपकी गति अधिक हो जाएगी जब फ्रिक्शन फोर्स का प्रभाव आप कम कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से ध्रुवीय उच्च वायुदाब के केंद्र से चलने वाली हवाओं की गति जो है उपध्रुवीय क्षेत्र में आने पर अधिक हो जाती है। तो उपध्रुवीय क्षेत्र में वायु की गति भी अधिक हो जा रही है और वहाँ अक्षांशीय ज्या भी अधिक रहता है, किसकी तुलना में? निम्न अक्षांशीय प्रदेश की अपेक्षा। तो यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि कौन से अक्षांशीय प्रदेश में कॉरियोलिस बल का प्रभाव अधिक होगा तो कहेंगे उपध्रुवीय या मध्य अक्षांशीय, उपध्रुवीय या मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में वायु की गति और अक्षांशीय ज्या के सम्मिलित प्रभाव के कारण अक्षांशीय ज्या के सम्मिलित प्रभाव के कारण कॉरियोलिस बल भी क्या होता है? अधिक प्रभावशाली होता है। तो इतनी बातों को अगर आप एक तरफ से अरेंज करेंगे तो कुछ ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न विक्षेपक बल को कॉरियोलिस बल कहते हैं, जिससे वायु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। कॉरियोलिस बल का वायु की गति और अक्षांशीय ज्या से सीधा संबंध होता है। विषुवत रेखा पर अक्षांशीय ज्या 0 होने के कारण कॉरियोलिस वायु की गति अधिक होने के बावजूद कॉरियोलिस बल 0 होता है, लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशीय ज्या में वृद्धि के साथ कॉरियोलिस बल का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र में ध्रुव पर अक्षांशीय ज्या अधिक होने पर, सर्वाधिक होने पर कॉरियोलिस बल का भी प्रभाव सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन उपध्रुवीय क्षेत्र में
वायु की गति और अक्षांशीय जिया के सम्मिलित प्रभाव के कारण कॉर्लिस बल का प्रभाव सबसे अधिक होता है। कहाँ के संदर्भ में बोल रहे हैं? चलने वाली हवाओं के संदर्भ में। और अब इसे आधार बनाकर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में उदाहरण के रूप में आप बता सकते हैं, जिसके बारे में आगे आप डिटेल में भी जानेंगे जेट स्ट्रीम का अध्ययन करते समय। वो है भू विक्षेपी पवन, जियो स्ट्रॉपिक विंड। तो अब यहां समझिए कि घर्षण बल की अनुपस्थिति में, किसको हमने यहां एब्सेंट कर दिया? घर्षण बल की अनुपस्थिति में दो बल की बात करनी है, पीजीएफ यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कॉर्लिस बल के कारण भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति हो सकती है। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा और इसे समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि यदि मान लीजिए कि ये समदाब रेखाएं हैं जो अक्षांश रेखाओं के समानांतर हो, तो ऐसी स्थिति में दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के लंबवत होगा। और इस प्रकार से अगर दाब प्रवणता बल की दिशा है तो हम उच्च वायुदाब से किधर जा रहे हैं? निम्न वायुदाब की ओर, क्योंकि दाब प्रवणता बल हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रभावशाली होता है। अब देखिए, दाब प्रवणता बल और कॉर्लिस बल के अगर अंतर संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे तो कॉरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के परपेंडिकुलर होता है। तो अब सोचिए, एक फोर्स इधर कार्य कर रहा है F1, दूसरा फोर्स इधर कार्य कर रहा है F2। दाब प्रवणता बल की उत्पत्ति वायुदाब में अंतर के कारण होती है और कॉर्लिस बल की उत्पत्ति पृथ्वी की घूर्णन के कारण होती है। जब हवाएं चलने लगती है तो कॉर्लिस बल उन चलने वाली हवाओं पर कार्य करने लगता है। तो सोचिए, दो बल का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट किधर होगा? इधर की ओर होगा। तो हवाएं इधर दाईं ओर मुड़ जाएगी। यानी अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो हवा का ऐसे विक्षेपण हो जाएगा। अब समझिएगा कि अब आपसे कोई प्रश्न करे कि दाब प्रवणता बल किधर कार्य कर रहा है, तो कहेंगे जिधर हवाएं चलेंगी उधर ही कार्य करेंगे ना, क्योंकि फोर्स क्या होता है? ये तो इमेजिनरी होता है, इसे हम महसूस करते हैं। तो जिस दिशा में हवा चल रही है अगर उसी दिशा में दाब प्रवणता बल कार्य करेगा तो अब रियल सेंस में रिजल्टेंट पीजीएफ कहाँ पर है? यहाँ पर है। रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर है। तो अब ये पीजीएफ अगर ऐसे होगा तो कॉर्लिस बल क्या होगा? इसके ऐसे परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जैसे प्रेशर डिफरेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे समदाब रेखाओं की बीच की दूरी कम होती जाती है, क्योंकि डिफरेंस के अधिक होने पर जो आइसोलाइंस होते हैं उनके बीच की दूरी में कमी आने लगती है। अब सोचिए कि अगर समदाब रेखाएं पास पास होने लगे तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर डिफरेंस बढ़ रहा है। तो प्रेशर डिफरेंस के बढ़ने पर दाब प्रवणता बल अधिक प्रभावशाली होगा, यानी दाब प्रवणता बल में भी वृद्धि होगी। तो जब दाब प्रवणता बल में वृद्धि होगी यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अधिक प्रभावशाली होगा तो वायु की गति में भी वृद्धि होगी। तो जब वायु की गति में वृद्धि होगी तो कॉर्लिस बल उतना ही अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। तो सोचिए, अभी जो ये कॉर्लिस बल ऐसे इसके परपेंडिकुलर काम कर रहा है तो इस हवा को क्या करेगा? और दाहिनी ओर खींचेगा। तो ऐसे अब रिजल्टेंट पीजीएफ किधर कार्य कर रहा है? यहाँ पर। और जो कॉर्लिस बल है वो किधर कार्य करेगा? रिजल्टेंट पीजीएफ के परपेंडिकुलर ऐसे। अब देखिए, यदि समदाब रेखाएं और पास पास होने लगे यानी दाब प्रवणता बल प्रेशर डिफरेंस के कारण यदि समदाब रेखाएं सघन होने लगेगी तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, तो कॉर्लिस बल और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इमेजिन कीजिए
कि समदाब रेखाएं और पास पास पहुंच गई और इसके सघन होने पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बढ़ने के कारण यदि वायु की गति में वृद्धि होती है और हवाएं ऐसे चलने लगती हैं तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे कॉर्लिस फोर्स काम करेगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट पीजीएफ है उसके ही परपेंडिकुलर दाब प्रवणता बल के परपेंडिकुलर ही क्या करता है, कॉर्लिस फोर्स काम करता है। अब यहाँ 3 डायग्राम ड्रॉ करना है भूविक्षेपी पवन को समझाने के लिए, और 3 डायग्राम ड्रॉ करने के साथ सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यह लाइन मेंशन करेंगे कि घर्षण बल की अनुपस्थिति में जब वायु दाब प्रवणता बल और कॉर्लिस बल में एक प्रकार का संतुलन स्थापित हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में यदि वायु का क्षैतिज प्रवाह समदाब रेखाओं के समानांतर, वायु का क्षैतिज प्रवाह किसके समानांतर, समदाब रेखाओं के समानांतर होने लगता है, तो भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति होती है। डायग्राम को केवल एक्सप्लेन कर देना है, डायग्राम अपने आप बता रहा है कि आप ये प्रोसेस समझ रहे हैं। अब अगला लाइन जो इम्पॉर्टेंट है कि भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति एक आदर्श परिकल्पना है, यानी जो लाइन यहाँ आपको स्पष्ट करना होगा कि भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति एक आदर्श परिकल्पना है, आइडियल हाइपोथेसिस है। भाई कहेंगे क्यों है, तो इसके पीछे देखिए 2 तर्क देने हैं। पहला तर्क कि सतह के समीप घर्षण बल के प्रभावशाली होने पर वायु की गति में कमी आ जाती है। तो सोचिए, जबकि भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति घर्षण बल की अनुपस्थिति में होनी चाहिए और सतह के समीप जहाँ घर्षण बल प्रभावशाली होगा वहाँ वो वायु की गति को जब कम कर देगा तो कॉर्लिस बल का प्रभाव भी कम होगा, तो वायु का विक्षेपण भी क्या होगा, कम हो जाएगा। वहीं देखिए, अगर कहा गया कि क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में अब यहाँ ध्यान दीजिए, दाब प्रवणता बल का प्रभाव कम होने के कारण वायु की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ आपने क्या बताया, पहले वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर, यानी विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर आपने यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार घर्षण बल की अनुपस्थिति में दाब प्रवणता बल और कॉर्लिस बल में एक प्रकार का संतुलन होने के कारण भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति हो सकती है। फिर विज्ञान के उन सिद्धांतों के आधार पर भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के बाद आपने इसे रियल कंडीशन के साथ कंपेयर करने का कोशिश किया कि रियलिटी में क्या इस पवन की उत्पत्ति हो सकती है। तो फिर आपने देखा कि भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति एक आइडियल हाइपोथेसिस है, ये सैद्धांतिक रूप से संभव है, क्योंकि सतह के समीप घर्षण बल और क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में दाब प्रवणता बल, ये 2 ऐसे बल है, यहाँ घर्षण बल प्रभावशाली है, वहाँ दाब प्रवणता बल का प्रभाव कम है, जिससे वायु की गति ही कम हो जाएगी। जब वायु की गति कम होगी तो इस प्रकार के भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो देखिए, अभी तक के डिस्कशन के आधार पर आपने पवन, वायु तरंग और भूविक्षेपी पवन, इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर लिया और साथ में ये भी बताया कि वायुमंडलीय परिसंचरण
की क्रियाविधि को यानी वायुमंडल में होने वाले परिसंचरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो अंततः जो फैक्टर है वह है अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। तो अब उसे समझने के लिए देखिए, ये तो फैक्टर्स अभी आप जो डायग्राम बनाए, तो ऐसे आप डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि अगर ये समदाब रेखाएं हैं अक्षांश रेखाओं के समानांतर, ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है और ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, तो दाब प्रवणता बल किधर काम कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे। और ऐसी हवा की दिशा कब, वायु कब होगी, इस प्रकार से कब होगी, तो कहेंगे जब कॉर्लिस फोर्स 0 हो। और वायुदाब प्रवणता बल के कॉर्लिस बल के 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, पृथ्वी को स्थिर होना पड़ेगा। तो चूंकि ये वास्तव में ऐसा है नहीं, दूसरा जो है रियलिटी में क्या है कि अगर ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर दाब प्रवणता बल कार्य कर रहा है, तो देखिए कॉर्लिस बल इस दाब प्रवणता बल के लंबवत कार्य कर रहा है, इसलिए वायु में ये विक्षेपण हो गया 45 डिग्री के एंगल पर दाईं ओर, और हवाएं ऐसे चल रही हैं। जो अभी समझाया इस प्रकार से डायग्राम देखेंगे तो वायुदाब प्रवणता बल और कॉर्लिस बल के बीच के अंतर संबंधों को स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसको स्पष्ट करते हुए आप भूविक्षेपी पवन तक की बात कर चुके हैं। अब आ जाइए कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें, और यदि कोई उच्च वायुदाब का क्षेत्र हो, तो मौसम वैज्ञानिक उच्च वायुदाब के केंद्र के लिए ये वर्ड यूज करते हैं एच, हाई का मतलब ये हो गया हाई प्रेशर। तो यदि कोई उच्च वायुदाब का केंद्र होगा तो वह निम्न वायुदाब की समदाब रेखाओं से क्या होगा, घिरा होगा। तो जब उच्च वायुदाब का केंद्र निम्न वायुदाब की समदाब रेखाओं से घिरा होता है, तो इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं प्रति चक्रवातीय दशा, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। और जब वही लो यानी निम्न वायुदाब का केंद्र उच्च वायुदाब की समदाब रेखाओं से घिरा होता है, तो इसे कहते हैं साइक्लोनिक कंडीशन, चक्रवातीय दशा। अब ध्यान दीजिए, वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरे हुए उच्च या निम्न वायुदाब के केंद्र के बनने पर ही अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल प्रभावशाली हो जाता है। तो अब सोचिए, दाब प्रवणता बल हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर कार्य करेगा। तो पीजीएफ जो है इस उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर दाब प्रवणता बल का प्रभाव रहेगा। लेकिन दाब प्रवणता बल के परपेंडिकुलर कौन सा बल कार्य करता है, कॉर्योलिस फोर्स कार्य करता है। और कॉर्योलिस फोर्स अगर दाब प्रवणता बल के परपेंडिकुलर कार्य करता है, तो केंद्र से बाहर की ओर इस दाब प्रवणता बल के साथ एक और बल कार्य करेगा, अपकेंद्रीय बल। क्योंकि केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अब सोचिए कि दाब प्रवणता बल के साथ अपकेंद्रीय बल के प्रभावशाली होने के कारण उच्च वायुदाब के केंद्र से चलने वाली वायु की गति में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिससे उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा कॉर्लिस बल के प्रभाव से क्लॉकवाइज या दाईं ओर हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न होने पर उच्च वायुदाब के केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हो जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब चूंकि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब के केंद्र से निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर चलती है, तो इमेजिन कीजिए कि जो यहाँ से हवाएं चल रही हैं, अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाहर निकल रही हैं, तो ये दाब प्रवणता बल इसे अपनी ओर खींचेगा। तो जैसे ये दाब प्रवणता बल इसे अपनी ओर खींचेगा, यानी निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर खींचेगा, तो ये मुड़ जाएगी। और ये निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर किस डायरेक्शन में जा रही है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। तो समझिएगा, निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर जो बल कार्य कर रहा है वो अभिकेंद्रीय बल है, और निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर जो बल जो कार्य कर रहा है दाब प्रवणता बल भी है। तो दाब प्रवणता बल इस उच्च वायुदाब के केंद्र से चलने वाली वायु को निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर खींचता है, जिसके कारण
उच्च वायुदाब के केंद्र से चलने वाली वायु जब निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर जाती है तो उत्तरी गोलार्ध में वो बाईं ओर मुड़ जाती है, क्योंकि आप ध्यान से अगर डायग्राम को देखेंगे तो यह पाएंगे कि उच्च वायुदाब के केंद्र से चलने वाली वायु के बाईं ओर निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। तो जब उसके बाईं ओर निम्न वायुदाब का केंद्र होगा तो उसे निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर जाने के लिए बाईं ओर मुड़ना पड़ेगा। और वैसे ही अगर आप दूसरे डायग्राम को देखें कि दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब के केंद्र से चलने वाली वायु अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, तो अब सोचिए, आप अपने आप को ऑब्जर्वर मान लीजिए, तो इस उच्च वायुदाब के केंद्र से चलने वाली वायु के दाईं ओर राइट साइड में, ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया, दाईं ओर निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, इसलिए हवा किधर मुड़ जाती है, दाईं ओर, और दाईं ओर मुड़ने के बाद इस निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर आती है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरे हुए उच्च वायुदाब के केंद्र में जब प्रति चक्रवाती दिशा उत्पन्न होती है तो दाब प्रवणता बल के साथ अपकेंद्रीय बल के प्रभावशाली होने के कारण केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कॉर्लिस बल के प्रभाव से क्लॉकवाइज हो जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। वहीं निम्न वायुदाब के केंद्र से घिरे हुए यानी वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरे हुए निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर जाने वाली वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हो जाती है। तो इस प्रकार आपने क्या स्पष्ट किया कि दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, कॉरियोलिस बल, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल के सम्मिलित प्रभाव के कारण वायुमंडल में पवन वायु तरंग की उत्पत्ति के साथ प्रतिचक्रवातीय और चक्रवातीय दिशाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे न केवल ऊष्मा का स्थानांतरण होता है बल्कि वायुमंडलीय आर्द्रता के स्थानांतरण के साथ अक्षांशीय तापीय संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, जो मौसम में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण भी बनता है। यहाँ पर ले जाकर आप अपने बातों को समाप्त करेंगे। तो अगर प्रश्न पूछा सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण से आप क्या समझते हैं, तो पहले वायुमंडलीय परिसंचरण के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट कर देना है। फिर जैसे आप स्पष्ट करेंगे तो उसी को स्पष्ट करने के क्रम में आप पवन और वायु तरंग का मीनिंग स्पष्ट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद वायुमंडलीय परिसंचरण के मूल कारण को वहाँ मेंशन करना है, और मूल कारण को स्पष्ट करने के साथ साथ आप यह बताइएगा फिर कि किस प्रकार दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, कॉर्लिस बल, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल, इन सब के कारण पवन वायु तरंग की उत्पत्ति यानी भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन वह वहाँ स्पष्ट कीजिएगा कि भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति एक आदर्श परिकल्पना है। फिर चक्रवातीय और प्रतिचक्रवातीय प्रवाह का वर्णन करके अंततः कंक्लूड कर दीजिएगा। अब इसके बाद 2 पॉइंट यहाँ पर है कि कितने प्रकार से वायुमंडल में परिसंचरण होता है, तो 3 प्रकार से होता है, जिसमें प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत हम भूमंडलीय पवनों को रखते हैं। तो पहले हम तापमान, वायुदाब कटिबंध, सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण के मौलिक संकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए आधार बनाते हुए पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि वायुदाब कटिबंध का प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अंतर्गत भूमंडलीय पवन से क्या संबंध है। फिर आगे बढ़ेंगे तो वायुमंडलीय परिसंचरण की क्रियाविधि से संबंधित पहले जो मॉडल दिए गए उसे समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन का टॉपिक है वायुदाब कटिबंध का भूमंडलीय पवन अर्थात प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण से क्या संबंध है। ठीक है, तो धन्यवाद।